ठीक है। तो आज काम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी एक इंटरेस्ट है जो ज़्यादा ईयर के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है, मोर देन 3 ईयर 5 ईयर्स लाइक दैट। तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की ज़रूरत होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला काम करेगा, यहाँ पे सारा फार्मूला दिया हूँ मैं। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ये सभी में, सिंपल इंटरेस्ट में ये करना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये बेसिक रूल है। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट में लगभग 2 साल का होता है, मतलब करंट या 1 साल 2 साल के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर ज़्यादा साल हो जाएगा, जैसे कि 4 ईयर 5 ईयर्स, ये डबल जैसा काम करेगा, इसलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट मल्टीपल होकर डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे उस समय। जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सिंपल मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड सेंटेंस में होता है क्या है, दोनों सेंटेंस को मिला के एक कनेक्शन यूज करना पड़ता है, यस, कनेक्टर यूज करना पड़ता है। सिमिलरली ये भी वैसा ही चीज़ है, पहले 2 साल का निकालो फिर 3 साल का निकालो, ऐसा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गॉट द आंसर। तो इसीलिए आपको कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हूँ मैं फार्मूला, बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान लो प्रिंसिपल पी है, मान लो आपका प्रिंसिपल क्या है, पी, प्रिंसिपल है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू पी, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%, टाइम कितना है n ईयर्स। इंटरेस्ट के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसके लिए अमाउंट पहले निकालना चाहिए, तो अमाउंट के लिए फार्मूला क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू पी होल इंटू 1 + R/100 पावर n, ठीक है। ये n क्या है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, कुछ भी, एनी ईयर्स, यस, टाइम, एनी ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जैसे कि ये वाला फार्मूला काम करेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये वाला, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का तो फार्मूला ये है, p होल ऑफ 1 + R/100 पावर n, माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो p फॉर प्रिंसिपल, यहाँ पे भी प्रिंसिपल। अब दोनों प्रिंसिपल में p कॉमन जाएगा कि नहीं, p टेकिंग कॉमन आउटसाइड, सो ये बच जाएगा 1 + R/100 पावर n, ये वाला पार्ट है, -1, ये -1 क्यों, p × 1 प्रिंसिपल हो जाएगा, यस, कॉमन गया है तो ये -1 रहेगा। तो ये भी एक फार्मूला है डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जी सर। जी, अगर हाफ ईयरली कर लेगा, मान लो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथ्स का पूछा है, हाफ ईयरली 6 मंथ्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए जितना है, 6 महीने के लिए उतना तो नहीं होगा, कम हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, यस, आधा हो जाएगा। एंड टाइम क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, जैसे कि 2n टाइम बढ़ जाएगा। तो अमाउंट के लिए फार्मूला हो जाएगा p होल इंटू 1 + R/2 × 100, R आधा हो गया, जैसे कि 2 नीचे आ गया, R/2 लिखना पड़ेगा, ये R की जगह R/2, फिर और ये n की जगह क्या लिखेंगे, 2n, फार्मूला में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। समझ आ रहा है जी, ठीक है। ये होता है हाफ ईयरली का। अगर मतलब इंटरेस्ट अगर आधा हो जाएगा, उधर टाइम बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर? हाँ, टाइम बढ़ जाएगा, 2n हो जाएगा। अगर ये बात करेंगे तो हाँ, ये हाफ ईयरली का बात हो रहा है। अगर ये क्वार्टरली का बात करेंगे तो क्वार्टरली मतलब क्या करेंगे, 4 बार, मतलब 3 दिन 3 करेंगे, या 4, हाँ, तो ऐसा करेंगे, R = R/4, क्वार्टरली का बार, n क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 4 के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अमाउंट फॉल रहेगा p होल ऑफ 1 + R/4 × 100, पावर होगा आपका 4n, ठीक है। अगर ये था आपका क्वार्टरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए। अगर ऐसा टाइम आ रहा है, सपोज इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इन फ्रैक्शन, सपोज आपका ऐसा टाइप है, n ऑफ a/b ईयर्स, मतलब रेशियो में दिया है, मिक्स मोड में दिएगा, 2:3/4 ईयर, ऐसा कुछ देगा। तो ये हो गया n, एंड ये हो गया आपका a/b, ये फार्मूला में काम करेंगे, देखेंगे तो n हो गया आपका 2, n हो गया आपका 2, यहाँ पे n का वैल्यू है 2, a/b का वैल्यू है 3/4, कंपेयर करेंगे तो, अगर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला,
समझा जी सर, फोन नंबर आपने जो समझाया वो एक और बार सर समझा दीजिए ना। जी 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 इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअल, मतलब हाँ, मतलब एनुअली होगा, कंपाउंडेड एनुअली, बट टाइम क्या होगा यहाँ पे आपका ऐसा फॉर्मेट में रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 2:3/4 ईयर, 2:3/4। हाँ हाँ, इसका मिक्स डायरेक्ट लिखे तो कितना लगेगा, 4 2 8 + 3 11, 11/4। जी 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 तो 11/4 को हम मिक्स मोड में 2:3/4 लिखेंगे, ठीक है। जी तो सर 2 3/4 मतलब यहाँ पे n का वैल्यू हो गया आपका 2 एंड a/b का वैल्यू है 3/4। समझ आ रहा है जी। हाँ सर हाँ। फिर अमाउंट क्या कैलकुलेट करेंगे, p होल इंटू 1 + r/100 पावर n, फिर मल्टीप्लाई करेंगे a/b 1 + a/b इंटू r/100। ये होगा आपका फॉर्मूला। जी ये फोर्थ था। फिफ्थ में बोल रहा है अगर इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 1% फॉर फर्स्ट ईयर, मान लो ये आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए आपका R1% है फर्स्ट ईयर, R2% है सेकेंड ईयर एंड R3% है थर्ड ईयर के लिए। तो इसके लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P होल इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100। ये हो गया अमाउंट, ठीक। पहले अमाउंट को ही निकाल दोगे तो आप कंपाउंड, अलग आ रही है सर हेलो, जी हाँ पहले जी सर, मैं बोली कि सर इंटरेस्ट रेट अलग अलग आ रही है सर इसमें, है ना। जी जी, यहाँ पे R1 के लिए फर्स्ट ईयर, R2 के लिए सेकेंड ईयर एंड R3 के लिए थर्ड ईयर, ठीक। अगर ऐसा कुछ है तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होगा ये, पहले अमाउंट ही चाहिए फिर माइनस कर लोगे प्रिंसिपल से तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। पहले अमाउंट का सबका फॉर्मूला याद रखना है, P होल इंटू 1 + R/100 देन होल 1 + R2/100। जितना ईयर होगा ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। अगर 3 साल का दिया तो 3 साल, 4 साल दिया तो फिर आएगा नेक्स्ट यहाँ पे 1 + R4/100। ये कंटिन्यू रहेगा सीरीज। समझ आ रहा है। अब देखो ये फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 at 4% per annum for 2 year compounded annually। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना दिया है, 8,000। P दिया है 8,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। 4% है। टाइम कितना दिया है जो कि n 2 ईयर दिया है। अब तो ये डायरेक्ट निकल पाओगे, पहले अमाउंट निकाल देंगे जी, पहले अमाउंट निकाल देंगे, अमाउंट जो भी आ रहा है फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पहले अमाउंट निकाल देंगे कितना है 8652.80, फिर माइनस कर लेंगे प्रिंसिपल के साथ, ये निकल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि इन्वेस्टेड समथिंग रेट ऑफ कंपाउंड फॉर 2 years ईयर, ओके। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, आर पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, एन भी दिया है 2 years। अब ये सॉल्व करके आर का वैल्यू निकल के आ रहा है 5%। आर का वैल्यू आ रहा है 5%। समझ में आ रहा है कि नहीं। आर का वैल्यू आ रहा है 5%। My voice is audible. My voice is audible or not? Yes sir, your voice is audible sir. Okay. तो यहाँ पे आर का वैल्यू आ रहा है 5%। अब देखिए ये हाफ ईयरली का पूछ रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 in 2 years at 4% per annum if the interest being compounded हाफ ईयरली, ठीक। अगर हाफ ईयरली में है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये पूछ रहा है। क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, वही फॉर्मूला हम लोग डालेंगे P multiplied by 1 + R/2 into 100 whole to the power 2 to the power n। यस वही फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पे 2n वाला, 1 + R/2 into 100 फिर होल पावर 2n, n होता है 2। ये n 2 क्यों है, आपका जो 6 months वाला
2 बार 6 मंथ्स आ रहा है कि नहीं एक साल में, 2 बार हाँ सर। 6, इसलिए n का वैल्यू 2 हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू 2 हुआ है, 2 बार 6 मंथ्स आ रहा है। चलिए 2 इंटू एन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 5000 प्रिंसिपल है, पुट कर दो, एंड r का वैल्यू है 4, पुट करो, एंड 2 इंटू 100 दैट इज़ 200। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा अमाउंट 5412.16। जैसे अमाउंट आ गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका 5412 माइनस प्रिंसिपल कितना है आपका 5000, प्रिंसिपल है 5000 सर। माइनस कर लो, जितना भी आएगा दैट इज़ योर आंसर, 412 आ रहा है। 412.16। जी, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली। अब देखो 9 मंथ्स के लिए पूछा है, 9 मंथ्स, हमेशा टाइम हमेशा ईयर में रहना चाहिए। टाइम इक्वल टू n इन ईयर्स, ठीक है, टाइम होता है n ईयर, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना है 9 मंथ्स का पूछा है। 9 मंथ को हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 12, ये मंथ्स था, सर 9/12 इक्वल टू 3/4। यस 9/12 होता है 3/4 ईयर, ये हो गया ईयर, 3/4 ईयर। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है। अब सारा फार्मूला डालो यहाँ पे। तो अमाउंट आपको पूछा है, आपको प्रिंसिपल दिया है 8000, ठीक है, प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस आर बाई, ये क्वार्टरली पूछा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब r/4 करना पड़ेगा। क्वार्टरली मतलब 4 मल्टीप्लाइड होगा। यस, जी r/4, ये 4 इंटू 3 दैट इज़ 3/4 इंटू 3/4, ये जो निकला है 3/4, 4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 ओनली। एंड 20 को 400 से कैंसिल करो, ये आ जाएगा 5/10, ठीक है, 5/10। और ये प्रिंसिपल है आपका 8000। ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका रिजल्ट अमाउंट 9261। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9261 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 8000, अब आएगा 1261। समझ आया नहीं ना? हाँ सर। जी अब देखो ये मिक्स वाला आ गया, 15% फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स। ये मिक्स वाला प्रॉब्लम आ गया, 2 ईयर 4 मंथ्स, मतलब ये मिक्स मोड में आ रहा है। 2 ईयर 4 मंथ्स, 4 मतलब 4/12, और 4 को 12 से कैंसिल सर करो, 1/3, 2 होल 1/3। 2 होल 1/3। देखो n का वैल्यू हो गया 2, एंड 1/3 को हम लिखेंगे a/b, एंड r भी तो दिया है 15%, प्रिंसिपल दिया है 2000, तो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे अमाउंट के लिए p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n एंड 1 प्लस ab/r डिवाइड बाई 100। यही फार्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ये वाला अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देन व्हाट सम ऑफ सर इस टाइप के क्वेश्चन में सर इसमें एनुअली लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, लेकिन उसमें जो ईयर्स दी है उसको ध्यान रखकर हमको फॉर्मूला पुट करना होगा ना सर। ये एनुअली लिखा होगा, ये कंपलसरी वर्ड है, एनुअली लिख लेगा, लेकिन टाइम यहाँ पे आपको तरीके से समझना चाहिए कि कितना टाइम दिया है, 2 ईयर 4 मंथ्स, ठीक है। ये टाइमिंग सबका खेल करता है। ये टाइमिंग अगर पकड़ लिए, कौन सा फार्मूला यूज करें, आप सही दिमाग से कर पाओगे। मिक्स मोड में कर दिया, 6 महीने का दिया है, ये 4 महीने का पूछा है, क्वार्टरली हाफ ईयरली, ये डायरेक्ट फार्मूला गिरा के कर सकते हो। जी सर। जी, अब देखो डायरेक्ट फार्मूला के लिए अभी ये फार्मूला आया, व्हाट द सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट दिया है 44 समथिंग दिया है, 449904 इन 3 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% फॉर सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर थर्ड ईयर। अभी एक फार्मूला दिया था ना ये वाला तीनों के लिए। हाँ सर, लास्ट फार्मूला जो आपने बोला था कि p मल्टीप्लाइड बाय 1
प्लस R1 by 100 जी देन इनटू 1 1 प्लस प्लस R2 R2 बाई by 100. 100, यस 1 प्लस R3 बाई 100, मतलब तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, इसके लिए तीनों अलग अलग फार्मूला P इंटू 1 प्लस R बाई 100 R2 एंड R3. डायरेक्ट पुट द फार्मूला गॉट द आंसर. यहाँ पे P प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट दिया है, तो इसी हिसाब से चेंज करना है. P पूछा है, अमाउंट दिया है, तो P के लिए ये फार्मूला कैलकुलेट करोगे, आपको रिजल्ट आएगा 4000. सर उसने क्वेश्चन में लाइक सम ऑफ मनी पूछा है, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रिंसिपल मांग रहा है, राइट? हाँ, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल फार्मूला में है, इसलिए 4000 आ रहा है. जी सर. इंस्टॉलमेंट्स वाला नहीं आएगा आपका, ये आएगा डिफरेंस. डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आता है. जी मैम बोलिए. नहीं सर, मैं बोली कि सर डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आते हैं सर, मैं अभी देख रही थी जो प्रैक्टिस सेट है. प्रॉफिट लॉस, हाँ डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट का आज के क्लास में डिस्काउंट नहीं है, कल क्लास में डिस्काउंट कर लेंगे, कल की क्लास में. ओके सर. आज के क्लास में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, और एक क्या है देखने से पता चलेगा, बस कल के क्लास में डिस्काउंट कर लेंगे. ये एक क्वेश्चन एक गिरता है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का. डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए सॉल्व करने के लिए फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये वाला. डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर, ये हमेशा 2 ईयर का ही पूछता है, तो फार्मूला होगा P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, P होल इंटू R डिवाइडेड बाई 100 उसका होल स्क्वायर, और SI इंटू R डिवाइडेड बाई 200. दोनों फार्मूला है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए. अगर पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फार्मूला आएगा P होल इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर और SI इंटू R डिवाइडेड बाई 200, ये होगा फार्मूला. फॉर 3 ईयर्स, डिफरेंस बिटवीन द फॉर 3 ईयर्स, फार्मूला होगा P इंटू R डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर, अगेन R बाई 100 प्लस 3. समझ में आ रहा है? सर पहला वाला जो था वो लिखा हुआ है कि P इंटू R बाई 100 होल स्क्वायर इक्वल टू SI इंटू R डिवाइडेड बाई 200. हाँ, ये दोनों इक्वल है. सर 200 हुआ सर? नहीं, मतलब ये है कि समझो पहले, अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, पूछा है कि 2 साल का डिफरेंस निकालो, तो ये फार्मूला यूज करना एट द टाइम. अगर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो ये फार्मूला यूज करना. ओके, 2 इयर्स के लिए उसने 200 ले लिया. हाँ ये ओके ठीक है सर. जी जी अभी समझे. जी. तो ये क्या आ रहा है फिर, अगर 3 साल का पूछेगा, पहले 2 साल का ये है और 1 साल के लिए ये है, हो गया 3 साल. 2 साल के लिए P R बाई 100 का होल स्क्वायर एंड अगेन R बाई 100 प्लस 3, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स. ओके सर. यहाँ पे लिखा है द SI एंड CI फॉर 1 ईयर ऑन द सेम सम एंड द सेम रेट आर इक्वल. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सब इक्वल होगा 1 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो. द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम ईच 5 रुपीज़, देन फाइंड द सम. मतलब प्रिंसिपल पूछा है, फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल. तो वही फार्मूला 2 साल के लिए यूज करेंगे, P होल ऑफ R बाई 100 होल स्क्वायर, ठीक है. तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे कितना दिया है डिफरेंस, 5 रुपीज़. प्रिंसिपल पूछा है एंड ये साइड चेंज करने के बाद P का वैल्यू कितना आएगा, 2000. समझ में आ रहा है? जी सर. ये 3 साल के लिए क्वेश्चन है.
द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 year at rate of interest 20% पर annum each 152 रुपीज़, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल लेंथ। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल के लिए कितना है 152 रुपीज़, 152। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस 152। और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 20%, मतलब आर का वैल्यू दिया है 20, ठीक है, ये 20 दिया है। चलो पुट करो, पुट करने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, पी का वैल्यू 1187.5, 1187.5 इतना आएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। समझ में आ रहा है? जी सर। ये बोल रहा है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टन सम ऑफ 2 year एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट R% SI, देन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होने वाला है। ओके, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इफ एग्जांपल क्या बोला है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सर्टन सम फॉर 2 year 5% पर एनम ईच 200, ठीक है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5% में 200 हो रहा है, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम सम सेम पीरियड एट द रेट ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल के लिए 5% कितना हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट 200, उसी सेम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ये SI इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट SI इंटू 1 + R/200, डायरेक्ट SI इंटू 1 + R/200। समझ में आ रहा है कि नहीं मैडम? जी सर, समझ में आया सर। CI इक्वल टू SI इंटू 1 + R/200, सिंपल इंटरेस्ट 200 है एंड सर इसमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना, SI पहले से दिया हुआ है, दिया है। आपने इसको SI में कर दिया। जी जी जी, SI दिया है, टाइम दिया है, R दिया है एंड P दिया है, तो सारा पुट कर लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा SI इंटू 1 + R/200, 205 आएगा। ये क्या है आपका टेक्निक 3, इफ सर्टन सम एट compound interest become x times in n1 year and y times in n2 year, then x to the power 1 by n1 which equal to y to the power 1 by n2। if क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे तो देखो क्या है, if a certain sum at compound interest becomes double in 5 year, then in how many years it will be 16 times at the same rate of interest। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ सम है, मतलब कुछ प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल होता है कब, जब 5 साल होता है, देन इन हाउ मेनी ईयर्स उसको कितना साल लगेगा जो 16 टाइम्स हो पाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो पहले फास्ट ट्रैक मेथड अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपका x1 मतलब सर्टन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल, ये जो डबल है ये आपका x है, देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 16 टाइम्स, मतलब ये y है, y का वैल्यू हो गया 16 एंड n1 कितना है 5 साल, दैट इज 5 ईयर एंड n2 पता नहीं है, निकालेंगे n2। तो फार्मूला क्या था आपका x1 टू द पावर 1 बाई n1, x1 टू द पावर 1 बाई n1 विच इक्वल टू y टू द पावर 1 बाई n2। तो x1 कितना है आपका 2 टू द पावर 1 बाई 5, n1 5 है, विच इक्वल टू y कितना है, y है आपका 16, n2 तो पता नहीं है, ऐसे रहने दो। 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 के साथ, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस 2 है, इसलिए मैं 16 को ब्रेक किया हूँ 2 का पावर 4 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 इंटू 1 बाई n2, तो ये हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है, 2 है, तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, दैट इज 1 बाई 5 विच इक्वल टू 4 बाई n2। तो n2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 कितना आएगा 5 इंटू 4, दैट इज 20। आएगा कि नहीं 20? जी सर। ये आ गया 20।
इफ ए सर्टन सर सम। यहाँ पे तो एन के ऊपर उसको ये करके हमको जाना पड़ेगा ना सर। क्या बोल रहे हो मैम? सर ये क्वेश्चन में सर आपने x इक्वल टू 2 ये बोला, जो क्वेश्चन का एक और बार वो क्वेश्चन को सर दिखाइए सर। जी जी ठीक है जी सर। यहाँ पे जैसे लिखा है कि n तो हो गया हमारा ईयर, x सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 वो क्या है सर, वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो ये बोल रहा है कि एक सम है, सम का मतलब प्रिंसिपल है, कुछ प्रिंसिपल है। जी जी ये कब होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है जब डबल हो जाता है 5 साल के अंदर। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल था, ये डबल होता है। कब डबल होता है? जब 5 साल हो जाता है, प्रिंसिपल डबल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? बस वही, हाँ वही जो प्रिंसिपल था वो 16 टाइम्स हो जाता है, 16 टाइम्स 16 गुना हो जाता है। ये कब होगा? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये कब होना चाहिए, मतलब टाइम पूछ रहा है कितने ईयर्स लगेगा जो 16 टाइम्स बन पाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके ओके ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला x टू द पावर 1/n1 विच इक्वल टू y टू द पावर 1/n2। x टू द पावर 1/n1 विच इक्वल टू y टू द पावर 1/n2। ठीक है, तो यहाँ पे n1 क्या है आपका? n1 क्या है आपका? 5। n2 पूछ रहा है, x दिया है 2, y 16 है। और तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करोगे तो आपको मिलेगा देखने को n2 20 ईयर। अब ये न्यू फार्मूला आया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये एंट्रेंस क्वेश्चन में गिरता है गवर्नमेंट एग्जाम में। इफ सर्टन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट बिकम्स a1 इन n ईयर एंड a2 इन n+1 ईयर, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो ये फार्मूला करो a2 माइनस a1/a1 इंटू 100%। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो a1 इंटू a1/a2 पावर n। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। मान लो आपका एक सम ऑफ मनी है, मतलब प्रिंसिपल कुछ इन्वेस्ट किए हो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। अमाउंट कितना दे रहा है? 800। कब दे रहा है? 2 साल बाद। एंड 840 हो जाता है कब? 3 साल बाद हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड सम। ठीक है, ये दोनों पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अगर देखेंगे तो शॉर्टकट मेथड देखो, ये पहला अमाउंट कितना है? 800 है कि नहीं? पहला अमाउंट कितना है? 800। जी जी पहला अमाउंट है 800। सेकेंड अमाउंट कितना है? 840 है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, फार्मूला क्या था? a2 माइनस a1/a1 इंटू 100%। a2 माइनस a1 माइनस करो 40 आएगा, 40/800 इंटू 100 कैंसिल कर दो 8 आ जाएगा। सो 40/8 दैट मीन्स 5%। ये आ चुका है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कब होगा? जब दोनों अमाउंट क्वेश्चन में है, तब जाके ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट का, a2 माइनस a1/a1 इंटू 100%। अगर सम पूछेगा, फार्मूला हो जाएगा a1 इंटू a1/a2 पावर n, a1 टेकिंग आउटसाइड एंड a1/a2 पावर n। a1 कितना होगा आपका? 800, फिर होगा 800 डिवाइडेड बाई 840 पावर n। n मतलब कितने साल का है? 2 साल का है। यहाँ पे 2 साल दिया है ना क्वेश्चन में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनम एंड द सम। हाँ, n है 2 ईयर्स, क्योंकि पहले 2 साल का दिया है, ये हो गया n+1, ये हो गया आपका n वैल्यू, एंड ये n+1 है, ये n है, क्योंकि 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स है। ठीक है, ये 2 ईयर्स है, ये 3 ईयर्स है। 2 मतलब n का वैल्यू 2 है, एंड n+1 करेंगे तो 2 + 1 मतलब 3 आएगा, जो कि 3 ईयर दिया है। समझ में आ रहा है? तो n का वैल्यू हो गया यहाँ पे 2। ये कैलकुलेट करोगे पूरा 720.62 आने वाला है आंसर। समझ में आ रहा है मैडम? जी सर जी सर।
ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। ये तो पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज पी, इट इंक्रीजेस R% पर annum, देन आफ्टर n ईयर्स कितना होगा एंड बिफोर n ईयर्स कितना होने वाला है। अगर पॉपुलेशन ऑफ सिटी पी है, इट इंक्रीजेस रेट ऑफ R% पर ईयर। फिर पूछ रहा है कि 6 साल बाद और n आफ्टर ईयर्स कितना होगा एंड n ईयर एगो कितना होगा। मतलब पीछे का बात बोल रहा है और आगे का भी बात बोल रहा है। एगो मतलब पीछे एंड ईयर आफ्टर मतलब प्लस करना है, मतलब आगे। तो ये फॉर्मूला काम करेगा P होल इंटू 1 + R/100, ये आपका प्लस के लिए, आफ्टर के लिए। और एगो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देना चाहिए। P के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो एगो का हो जाएगा कैलकुलेट, जब मल्टीप्लाई होगा तब ये क्या होगा, आपका आफ्टर वाला बात हो रहा है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस देखो। ये जो है टोटल, ये अमाउंट का फॉर्मूला था कि नहीं, आज पढ़े थे, P होल इंटू 1 + R। ठीक जी। तो ये होता है आफ्टर का केस में। जब डिवाइड का केस करो तो डिवाइड कर लेना, जब एगो का केस आएगा तो डिवाइड करने से छोटा हो जाता है एगो, एंड मल्टीप्लाई करो तो फॉरवर्ड होगा, दैट इज आफ्टर। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस 15% पर annum if its population 4000 at the end of year 2013, then the what will be its population at the end of year 2015। मतलब हर साल कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 15%। ठीक है, 2013 में कितना पॉपुलेशन थे, 4000। अब पूछ रहा है कि 2015 में कितना परसेंटेज होने वाला है। डायरेक्ट फार्मूला, आफ्टर का बात हो रहा है। P होल इंटू 1 + R/100। P कितना है, 4000। R कितना है, इंक्रीज हर साल 15%, सो 15/100 मल्टीप्लाई करो 5890, सॉरी 2090, 5290 आएगा। इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं मैडम? हाँ सर, इसको कर सकते हैं। टेकिंग एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। ये 2 है पावर, इसमें हाँ, 2 बार है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 15/100 को उसको पहले सॉल्व कर लेंगे सर। फिर उसके बाद इसको पहले प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का प्लस करेंगे, उसके बाद उसको स्क्वायर करेंगे। जी जी। ये एन ईयर एगो का सर आज का वीडियो जो आप उठा रहे हैं अभी, उसको सर प्लीज यूट्यूब में भेज दीजिएगा सर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मैं उसको एक और बार देख लूंगी सर। हाँ, आज का क्लास रिकॉर्डिंग भी है, मिल जाएगा आपका। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सर आप यूट्यूब में जो देते हैं सर, वो भी थोड़ा दे दीजिएगा सर। ठीक है, कल का भी क्लास का भी रिकॉर्डिंग हो गया है, यूट्यूब में छोड़ दिया हूँ मैं, लोड किया हूँ। हाँ सर, हाँ सर, जी जी जी। आज का भी क्लास रिकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है जी सर। जी। ये क्वेश्चन है आपका एन ईयर्स एगो का क्वेश्चन है। एगो के लिए डिवाइड करना है, ये डिवाइड एन ईयर एगो पूछ रहा है, डिवाइड कर लो। सर जो एगो मतलब 3 इयर्स और 4 इयर्स एगो, ये जो बोलता है टोटल पॉपुलेशन, उसमें जो गिवन डाटा कि अभी का जो प्रेजेंट दे रहा है, उसके साथ इसको डिवाइड करनी है ना सर? जी, जैसे आप क्या करते हो एन आफ्टर ईयर्स के लिए जैसे करते हो, ये एगो के लिए वैसा ही होगा, लेकिन ये डिवाइड करना चाहिए। वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड करना चाहिए, बस दैट इज द डिफरेंस। और जी जी जी, ओके सर। द population of a particular area of a city is 5000, it is increased 10% in first year, decrease in 20%, and decrease in 20% by second year because of some reason. In third year the population increased by 30%, then what will be the population of area at the end of 3 year। मतलब ये बोल रहा है कि लगातार क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, तो पहले ये फॉर्मूला काम करेगा अभी के लिए, 1 + R/100 इंटू 1 + R/2/100 इंटू 1 + R/3/100। देखो यहाँ पे अलग अलग है। R1 क्या है, इंक्रीज कर रहा है मतलब 10%, ये डिक्रीज कर रहा है मतलब -20, ये इंक्रीज कर रहा है मतलब +30। और प्रिंसिपल कितना है आपका 5000। चलो पुट करो, प्रिंसिपल हो गया 5000, R का वैल्यू, R1 का वैल्यू है 10 एंड R2 का वैल्यू है -20, R3 का वैल्यू है 30, ये 30। सारा वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट्स निकल के आएगा आपका 5720। ठीक है जी सर। इसमें सर बस
ये इंक्रीज हो रहा है प्लस हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है माइनस हो माइनस हो जाएगा, है ना बस सर? फार्मूला सेम है। ठीक। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार इज for 40 lakh. If its price decrease 10% every year, then what will be the cost of car after 3 year? Okay. मतलब ये पूछ रहा है कि एक साल एक कार है जिसका प्राइस लगा 4 लाख सर। जी सर वो 4 लाख लिखा है। अच्छा 4 लाख 4 लाख हाँ लिखा हाँ है ठीक सर। है ठीक है ठीक 40 लाख हाँ 4 लाख है। The cost price of a car is 4 lakhs if its price decrease 10% every year, मतलब हर साल 10% डिक्रीज हो रहा है। देन व्हाट विल द कॉस्ट आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद कितना डिक्रीज होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई हियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10% हर साल, और एन का वैल्यू 3 होगा 3 साल के बाद, एंड प्रिंसिपल होगा आपका 4 लाख। तो प्राइस आफ्टर 3 ईयर ये फार्मूला डाल देंगे, 3 साल के बाद कितना क्या होगा। तो फार्मूला में पी का वैल्यू है 4 लाख, 1 माइनस ये आर का वैल्यू माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है हर साल, तो आर का वैल्यू हो जाएगा -10/100, एन का वैल्यू है 3। अब सारा पुट करने के बाद रिजल्ट निकल कर आएगा 29,000 2 लाख 91,600 हाँ 2,91,600 आएगा। बस फार्मूला एक है, लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, आपको याद रखना है कैसे क्या करना है। ठीक है मैडम। सर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मतलब लग रहा है, वो क्वेश्चंस को याद रखना मुश्किल हो रहा है सर, तो कैसे इसको इजीली याद रख सकते हैं सर? आप क्वेश्चन के साथ रिलेटेड बनाओ तो आप समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है। एक बार क्वेश्चन के रिलेटेड साथ करो, ठीक है। क्वेश्चन 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आप रिलेटेड बन जाओगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही आएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना है कोई भी ऑब्जेक्ट का, ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दिया, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर लोगे, ऐसा ही टाइप का आएगा। 3 साल बाद कितना होगा प्राइस। फिर आज पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम पता होगा मैडम, वर्क एंड टाइम, इसमें एक क्वेश्चन आता है वर्क एंड टाइम। जानते हो मैम वर्क एंड टाइम क्या होता है? एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा थोड़ा वॉल्यूम मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं 1 मिनट में बस वापस ज्वाइन कर रही हूँ सर। जी 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 पूछ रहे थे उस टाइम पे मैं सुन नहीं पाई सर। अच्छा अभी सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर अभी सुनाई दे रहा है सर। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आपका वर्क एंड पावर। वर्क एंड पावर नहीं, टाइम, सॉरी वर्क एंड टाइम। टाइम, वर्क एंड वर्क टाइम, टाइम। जी यहाँ पे है वर्क एंड टाइम। वर्क क्या होता है, टाइम क्या होता है मैम? सर वर्क आप सर वर्क और टाइम, एक काम को खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है सर। और आपका एफिशिएंसी, वर्क मतलब आपका एफिशिएंसी दिखाएगा और एफिशिएंसी के हिसाब से टाइम आपको लगता है। जी, तो मतलब ऑल आर डिपेंडेंट। वर्क के साथ क्या है डिपेंडेंट है, एफिशिएंसी एंड विथ टाइम, दोनों पूरा जुड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, सो दीज आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एंड पर्सन, इम्पोर्टेंट रिलेशन वर्क एंड पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर वर्क मोर मैन एंड कन्वर्सली मोर मैन मोर वर्क। टाइम एंड पर्सन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे कि यहाँ पे है मोर मैन
लेस टाइम एंड कन्वर्सली मोर टाइम लेस मैन। ऑपोजिट जैसे कि इन्वर्स रिलेशन, वर्क एंड टाइम ये डायरेक्ट रिलेशन काम करेगा। वर्क एंड टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करेगा। मोर वर्क मोर टाइम, कन्वर्सली मोर टाइम मोर वर्क, दीज आर ऑल द directly relation work and time. While solving this type of problem the work done is always supposed to be equal to 1। ये हमेशा टोटल वर्क डन हमेशा कितना लेना पड़ता है, 1 लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। रूल 1 बोल रहा है इफ़ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n days, ठीक है, इफ़ ए पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n days, अगर कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन एक काम को n days में कर रहा है, then that person 1 days in how many works, that should be 1 divided by n। मान लो 1 divided by n sir। जी 1 डिवाइडेड बाय n। क्यों हो रहा है ऐसा, अगर एक आदमी एक काम को ख़त्म करता है 5 दिन में, अगर एक दिन में वो कितना काम करेगा तो क्या करेंगे, 1 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5, दैट इज़ 1/5 होगा। लेकिन यहाँ पे है 1/n है, जनरल रूल है। तो इसके लिए एग्जाम्पल 1 देखो, वंदना कंप्लीट द वर्क इन 35 डेज, व्हाट वर्क विल सी डू इन 1 डे, मतलब एक दिन में कितना करेगा, 1/35 अकॉर्डिंग टू रूल। एक दिन में, हाँ, ये टोटल काम को ख़त्म करता है 35 डेज, एक दिन में वो कितना करेगा, 1 डिवाइडेड बाई 35 डायरेक्ट। तो ये आ गया आपका इन्वर्स रिलेशन, जैसे 1/35 मतलब इन्वर्स। रूल टू बोल रहा है इफ़ ए पर्सन 1 day और वर्क 1/n देन द पर्सन विल कंप्लीट द वर्क इन n days। ऑपोजिट अभी जो बताया, एक दिन के लिए हमें कितना काम करते हैं 1/n, तो टोटल काम कंप्लीट करेगा कितना दिन में, n days में, अभी जो बताया। कविता डज 1/13 पार्ट ऑफ सर्टन वर्क इन 1 day, इन हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट द टोटल वर्क, 13 days sir। 13 days, 13 days, जी 13 days। ये रूल 2 था, ऑपोजिट रूल। रूल 3, if a person is n times efficient then the second person then work done by the first person second person n/1। अच्छा, ये बोल रहा है कि if a person is n times efficient than the second person, मान लो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, मान लो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो है ये n टाइम्स एफिशिएंट मतलब n इंटू सेकेंड पर्सन n times efficient the second person, then work done by the first person divided by second person। अच्छा, फर्स्ट पर्सन इक्वल टू दिस मच n इंटू सेकेंड पर्सन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन डिवाइडेड बाय सेकेंड पर्सन करेंगे तो कितना आएगा, n डिवाइडेड बाय 1। ये इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन डिवाइड बाय सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू n/1। यही बोल रहा है, द फर्स्ट पर्सन डिवाइड बाय सेकेंड पर्सन इक्वल्स टू n/1। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट ए वर्क बाय फर्स्ट पर्सन इज टू सेकेंड पर्सन इज, इसका रिवर्स हो जाएगा, टाइम के लिए हमें रिवर्स कर देना चाहिए, n/1 आया है उसका रिवर्स हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय n। समझ में आ रहा है कि नहीं, वॉइस आ रहा है मैम, वॉइस क्लियर है, आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं, मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं। My voice is audible। My voice is audible or not?
Okay. So let's come to the example. P can do the work 3 times faster than Q, and therefore takes 40 days less 40 days less than Q. Find the time in which P and Q can complete the work individually. मान लो आपका fast person, we know that if a fast person is n times efficient than the second person, then the time taken to complete the work by the first person divided by second person is 1:n. The time taken to complete the work P is to Q is K is to 3K. क्यों दिया है? ये P का काम जो है वो 3 गुना फास्टर है, किसके साथ? Q के साथ. So P is to Q equal to K is to 3K. According to the क्वेश्चन में क्या दिया है? आपका टाइम टेकन दिया है टाइम टेकन बाय Q माइनस टाइम टेकन बाय P, दैट इज 40. यहाँ पे लिखा है therefore takes 40 days लेस देन काम कर रहे हैं, मतलब कम काम कर रहे हैं 40 days to Q. That means the time taken Q minus time taken by P, which equal to 40. Time taken by Q minus time taken by P equal to 40. तो टाइम टेकन बाय Q मतलब दैट इज 3K. सो 3K माइनस P का वैल्यू क्या है? K, दैट इज 40. सो 2K इक्वल टू 40. K आ जाएगा आपका 20. सो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय P. सो P को कितना दिन चाहिए? 20. सो हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर P? दैट इज 20. एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर Q इज 60. दैट इज 3 टाइम्स ऑफ K. दैट इज 20 इंटू 3, 60 हो जाएगा आपका आंसर. समझ में आया कि नहीं? मैडम सुनाई दे रहा है कि नहीं? मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं? वॉइस सुना है कि नहीं? वॉइस ऑडिबल हो रहा है सबको? हाँ सर. ओके. सर बट स्क्रीन पे जो लिखावट आ रही है वो थोड़ा हेजी आ रहा है सर अभी. अब देखो क्लियर है? हाँ सर अभी क्लियर है जी. अब रूल 4 की तरफ जाएंगे. रूल 4 बोल रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इज m/n, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम विल बी n/m. ये उसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल है. अगर कोई भी रेशियो दिया है नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज m/n, देन द रेशियो ऑफ टाइम कितना लगेगा उसका रिवर्स हो जाएगा. ये अगर m/n है उसका रिवर्स हो जाएगा n/m. तो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे. ज़्यादा लोग रहेंगे तो कम ही टाइम लगेगा. जी सर. जी, तो अगर समझ में आएंगे तो ये प्रॉब्लम. एग्जाम्पल 4 बोल रहा है इफ़ 12 मैन कैन कंप्लीट फिनिश अ वर्क इन 20 डेज. अगर 12 मैन कंप्लीट कर रहे हैं एक वर्क को, कितना दिन लग रहा है? 20 डेज. देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 15 मैन. ठीक है, अगर 15 मैन करेंगे तो कितना लगेगा? सेम चीज़ 12:15. मैन के एक रेशियो 12:15 दैट इज 4:5 आएगा. और उसका बोल रहा है तो टाइम मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा 5:4 उसका रिवर्स टाइम के लिए. समझ में आया कि नहीं? जी सर. अब सेकंड वाला देखो. ये देखो फास्ट ट्रैक टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन. इफ m person कैन डू द W1 वर्क इन D1 days working T1 hour in a day, then same person या other person M2 person can do the same work
can do the same work in W2 work in D2 days in time T2 hour, then what is the relation between them? M1 D1 T1 W2, ध्यान से देखो M1 D1 T1 लिखा हुआ है, यहाँ पे W2 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। M1 D1 T1 divided by W1 which equal to M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2, ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा। M1 D1 T1 बाय W1 विच इक्वल टू M2 D2 T2 बाय W2। ये M क्या है? मैन है। D1 क्या है? डेज है। T1 क्या है? टाइम है। W1 क्या है? वर्क है। सिमिलरली M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2। क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। तो एक प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, 10 men can work 20 toys in 12 days while working in 12 hours a day. Then how many days can 24 person make 32 toys working in 16 hours a day? मतलब ये बोल रहा है कि 20 टॉयज़ को 12 डेज में एक आदमी को कितना टाइम लग रहा है? 12 आवर लग रहा है पर डे। अगर वही 25% अगर करेंगे तो 32 टॉयज़ बना पाएंगे, तो उनको 16 आवर लगता है। तो यहाँ पे कितना डेज का बोल रहा है, मतलब D2 पूछा है। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पे? M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2। आपको पूछा क्या है? D2 पूछा है। बाकी सारा टर्म उस तरफ जाएगा, बाकी सारा टर्म उस तरफ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हुआ है वही टर्म। तो D2 कितना है आपका? D2 अगर लिखेंगे, सॉरी D2 अगर लिखेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? D2 M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इंटू, वहाँ पे क्या था? M2 D2 था। M2 नीचे आएगा, M2 नीचे आएगा, और क्या आएगा? T2 नीचे आएगा, और ऊपर आएगा W2। ऐसे आएगा कि नहीं? D2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो M1 D1 T1 बाई W1 इंटू W2 बाई M2 T2। तो ये सारा वैल्यू दिया है, सारा पुट करो D2 निकालने के लिए। सारा वैल्यू दिया है, पुट करने के बाद कितना आएगा? 12/2 दैट इज 6 डेज। कितना आएगा? 6 डेज। समझ में आ रहा है? जी सर। ये देखो, इफ A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन X डेज, B कैन डू द सेम वर्क इन Y डेज, देन A प्लस B कितना काम करेंगे? ये रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा आंसर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू x प्लस y बाई xy। ये 1 डे का वर्क है। अगर 7 करेंगे तो A प्लस बी उसका रिवर्स कर लेना, एक्स वाई ऊपर दिखा दोगे एंड x प्लस वाई नीचे दिखा दोगे, उसका रिवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ये 1 डे का वर्क है, उसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ये आपका टोटल डेज है, टाइम। ठीक है, कितना दिन में काम करोगे। अगर तीनों दिया है, अगर A काम कर रहा है X डेज, A कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन X डेज, B कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन Y डेज, C कैन पीस ऑफ वर्क इन Z डेज। सो तीनों मिलके कितना काम करेंगे? A प्लस बी प्लस सी दैट इज एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका आएगा। समझ में आ रहा है फॉर्मूला? जी सर। अब एग्जाम्पल 6 देखो। एग्जाम्पल 6 बोल रहा है ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए को काम ख़त्म करने के लिए कितना दिन लग रहा है? 10 डेज। बी को वही काम ख़त्म करने के लिए 12 डेज।
हाउ लॉन्ग विल दे टू फिनिश द वर्क इन बोथ वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसके साथ, 1/10 प्लस 1/12, ये दोनों को प्लस करो, 11/60। ये 1 डे का वर्क आया है, लेकिन कंप्लीट करेंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा, 60/11, दैट इज 5 and 5/11। अगर शॉर्टकट ट्रिक यूज करोगे तो भी आएगा 5:5/11, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, 12 इंटू 10/12 प्लस 10, 5:5/11। समझ में आ रहा है? अब ये देखो, इफ ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 days एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, व्हाट आर द वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। तीनों को प्लस कर लेना चाहिए, सारा तीनों को प्लस करो, तीनों चीज़ को प्लस कर दो। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पूछा है टुगेदर, सो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2, जितना आएगा उसका रिवर्स कर दो। 11/24 आया, उसका रिवर्स 24/11 डेज, दैट इज 2:2/11। एक दिन का निकालो, फिर उसका रिवर्स कर दो, टोटल कंप्लीट वर्क निकल जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस सर। Next, if A and B can complete the work in X days, A alone can finish the work in Y days, then B कितना दिन में काम करेगा, माइनस कर देंगे टोटल से। अगर देखेंगे A प्लस बी दिनों में साथ मिल के काम ख़त्म करते हैं 12 डेज में, एक दिन में कितना करेंगे 1/12, लेकिन A कितना करेगा, A alone कितना करता है 18 डेज में कंप्लीट करता है, वो एक दिन में कितना करेगा 1/18। पूछ रहा है कि बी का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क करेंगे, माइनस कर लेंगे ए प्लस बी के साथ से, सो 1/12 माइनस ए का पार्ट। अब दोनों साथ में जितने किए हैं ए का पार्ट माइनस कर लोगे तो बी का पार्ट आ जाएगा, दैट इज़ 1/36। ये 1 डे का वर्क है बी का, लेकिन टोटल कितना दिन लगेगा 36। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/36 का रेसिप्रोकल दैट इज़ ओनली 36। 1/36 मतलब 1 डे का वर्क है, लेकिन टोटल कितना लगेगा 36 रेसिप्रोकल। पहले 1 डे वर्क, पहले 1 डे का निकालते हैं, फिर टोटल निकाल देते हैं। फास्ट ट्रैक अगर यूज करोगे तो भी कर सकते हो। यहाँ पे दिया है XY इंटू वाई माइनस एक्स, ये भी है, उसमें भी 36 आने वाला है। फिर टेक्निक 4 बोल रहे, अच्छा ए बी दोनों साथ मिलके, इफ़ ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन X डेज, मतलब दोनों साथ मिल के कर रहे हैं X डेज में, फिर बी एंड सी दोनों साथ मिल के कर रहे हैं Y डेज में, फिर ए एंड सी दोनों साथ मिल के कर रहे हैं Z डेज में। तो पूछ रहा है कि ए बी सी टुगेदर कितना करेंगे, ये फॉर्मूला डालना पड़ेगा 2XYZ डिवाइड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। अदरवाइज आप प्लस करके भी कर सकते हो, वो टाइम ज़्यादा ले जाएगा। ए प्लस बी तीनों कैलकुलेट करो, ए प्लस बी का 1 डे वर्क, फिर बी प्लस सी का, फिर सी प्लस ए, अब तीनों साथ जोड़ दो जो कि हुआ है यहाँ पे। ये सारा ए प्लस बी बी प्लस सी, सी प्लस ए, 2 बार बी है इसलिए 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसके साइड प्लस किया है, तो 2 टाइम्स 2 बार ए है, 2 बार ए है इसलिए 2 टाइम्स 2 निकल चुका है आउटसाइड, टेकिंग आउटसाइड कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो 2 टेकिंग आउटसाइड, दिस विल बी गट ए प्लस बी प्लस सी, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। 1 डे वर्क, सारा 1 डे का वर्क क्या करोगे प्लस कर देना, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/12, ये सारा प्लस करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा 19/36, 19/36 आएगा। ठीक है, अगर ये 2 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो 36 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 19/72 आएगा। अब ये क्या आया 1 डे वर्क का आया है ए प्लस बी प्लस सी, और वो कंप्लीट कितना दिन में करेगा, वो कंप्लीट कितना दिन में करेगा उसका रिवर्स,
19/72 को रिवर्स कर लोगे 72/19, 72/19, 315/19, ठीक है। और फास्ट ट्रैक यूज करोगे तो ये वाला यूज करना 2xyz/xy + yz + zx, ये पूरा रिजल्ट निकल कर आएगा डायरेक्ट 315/19 डायरेक्ट आ जाएगा ये वाला। फिर A1 man B1 woman can finish the work in D days, then time taken A2 man B2 woman can complete the work in how many days। ये डायरेक्ट फार्मूला है। आप D1 × A1 B1 फिर डिवाइड बाई A2 B1 + A1 B2। अगर फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे फार्मूला में क्या है, if 16 men or 8 women can re-up the field in 86 days, how long will 14 men and 10 women can take to repeat। तो क्या करेंगे, फार्मूला अगर देखेंगे तो पहले ये फार्मूला D × A1। सर इस क्वेश्चन में हम लोग फर्स्ट देखेंगे कि एक पर्सन कितना काम करता है, मतलब एक मैन कितना काम करेगा और एक वुमन कितना काम करेगा। जी, ये वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। 6 मैन = 8 वोमेन, मतलब 6 वोमेन और 8 वोमेन ये दोनों इक्वल है। 6 मैन = 8 वोमेन, तो 1 मैन कितना होगा 8/6 दैट इज़ 4/3 वोमेन। फिर दूसरा क्या है 14 मैन एंड 10 वोमेन, सो 14 मैन = 10 वोमेन। 10 वोमेन मतलब 56/3। अच्छा ये क्या है 56/3, कहाँ से आया 56/3, कौन बता सकते हो। Who can say 56/3 वोमेन कैसे हुआ। देखो यहाँ पे देखो 1 मैन कितना है, इसको सर 2 से डिवाइड किया ना सर। सबसे पहले तो ये 8/6 को 4/3 कर दिया, इधर इसको 14 मैन ये करके तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, 14 × 4 = 56। हाँ वही क्या है। अगर एक मैन 4/3 हो रहा है, एक मैन हो रहा है 4/3 W मतलब वोमेन, तो 14 वोमेन चाहिए। सो 14 मैन चाहिए, सो मल्टीप्लाई करो 14 × 4/3, सो 56/3 वोमेन। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि 14 मैन + 10 वोमेन, सो 14 मैन को हम कन्वर्ट किए 56/3 वोमेन के तरफ + 10 वोमेन, ये आएगा टोटल 86/3 वोमेन। तो यहाँ पे देखो आपको बस 86/3 वोमेन, और कुछ है ओके। तो M1 कितना हुआ यहाँ पे 8 मैन एंड M2 हो गया आपका 86/3 वोमेन। ये M1 है आपका 8 एंड M2 है आपका 86/3 एंड W1 W2 कितना है 1 है, D1 कितना है 86 है, D2 पूछ रहा है। तो फार्मूला M1 D1 W2 = M2 D2 W1। तो D2 कितना आएगा 24 डेज, सारा वैल्यू पुट करने के बाद। समझ आ रहा है।